नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। तो हम लोग साइंस की क्लास में जो डेली क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें अगली क्लास लेके आए हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो शेयर कर दीजिए और एक एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे जैसे यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा घटाएंगे, ये इधर घटेगा तो क्या बचेगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, और दोनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh। m का मतलब द्रव्यमान होता है, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, h का मतलब ऊंचाई होता है और v का मतलब क्या होता है, वेग होता है। दोनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है, जो कार्य का मात्रक होता है वही इन दोनों का मात्रक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु में गति हो तो कौन सी ऊर्जा होगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु में गति है तो इसका मतलब है कि गति के कारण ही गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा की अगर परिभाषा पढ़ेंगे तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। ठीक, अब ऑप्शन में गतिज ऊर्जा है नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है। देखो, किसी वस्तु का जड़त्व कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा ये किस पे निर्भर करता है, तो हमने पिछली क्लास में बताया है कि जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर। ठीक है, द्रव्यमान m, जिसको मास कहते हैं इंग्लिश में, m पे निर्भर करता है। जड़त्व के बारे में किसने बताया था, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बताया था जड़त्व के बारे में। ठीक है, और जड़त्व कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक दिशा का जड़त्व होता है, एक विराम का जड़त्व होता है और एक स्थिर का जड़त्व होता है। दिशा, विराम और गति का, विराम तो हो गया ना, गति का जड़त्व। गति का, दिशा का और विराम का 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है जड़त्व जो है न्यूटन के कौन से नियम के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं, न्यूटन के कौन से नियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। जड़त्व के बारे में न्यूटन के कौन से नियम के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा। जड़त्व का मान अधिकतम किसके मध्य होगा, तो हमने बताया कि जड़त्व किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर।
जितना ज़्यादा बड़ी वस्तु या द्रव्यमान जिसका होगा वही क्या हो जाएगा, उसमें उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा। कुछ ऑप्शन है इसमें कि एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, ठीक है, स्कूटर और बस के बीच में, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के बीच, या रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के बीच। क्या हो जाएगा, जड़त्व तो सबसे अधिक किस में होगा, तो पता है कि यहाँ पे आकार किसका बड़ा है सबसे ज़्यादा, तो रेलगाड़ी हवाई जहाज़ का, ठीक है। द्रव्यमान इनका बड़ा है, तो जिसका द्रव्यमान बड़ा है उसमें जड़त्व भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व भी ज़्यादा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, गति का तीसरा नियम प्रदान करता है वेग के, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और वेग के बीच संबंध है। तो यहाँ पे किसके और वेग के बीच संबंध है। गति का तीसरा नियम सबसे पहले कौन सा होता है, पहले देखो, पहला नियम होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा नियम होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तीसरा नियम होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 नियम होते हैं। एक फार्मूला और पढ़ते हैं हम इसी में, एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1, ठीक है। ये 4 फार्मूले याद रखने होते हैं, जहाँ पे v प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण होता है, t समय होता है, और s क्या होता है, विस्थापन होता है। गति का तीसरा समीकरण लेना है, मतलब है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जब भी संबंध पूछा जाएगा तो वहाँ पे हम u, ठीक है, u और a का मान 0 कर देंगे, u और a का मान 0 कर देंगे तो संबंध पता चल जाएगा। जैसे u है, इसको काट देंगे और a को काट देंगे तो पता चलेगा v मतलब वेग, और s का मतलब, v क्या हो जाएगा, वेग, और s का मतलब हो जाएगा स्थिति या विस्थापन भी कह सकते हैं, स्थिति या विस्थापन के बीच यहाँ पे संबंध स्थापित करता है। तो तीसरा नियम वेग और स्थिति के बीच संबंध, तो ये वेग है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ए, स्थिति और वेग के बीच संबंध को बताता है, ठीक है। इसी तरह पहला वाला देखेंगे तो u और a को काट देंगे तो वेग और समय को बताता है। दूसरा में इसको काट देंगे u को और a को, तो स्थिति और समय के बीच का संबंध बताता है, ठीक है। तो ये 3 है, 3 इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये चौथा भी है, इसको काफ़ी ज़्यादा पूछा था। जैसे कह दिया जाए nवें सेकेंड में चली गई दूरी बताना है, तो nवें सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला एस एन, एन का मान जितने, जैसे 5वें सेकेंड 10वें सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो वहाँ पे एन का मान रख देंगे, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, गति का पहला नियम किसके बीच संबंध दिखाता है। तो गति का पहला नियम अभी बताया, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से हमको u को और a को काट देना है, तो v और t के बीच संबंध बताता है। इसका मतलब वेग और समय, वेग और समय के बीच का संबंध है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेग और समय, वेग और समय किस में है, वेग है, स्थित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। विस्थापन और वेग है, ये भी गलत हो जाएगा। त्वरण और समय, और स्थिति और त्वरण, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को, त्वरण को काट के यहाँ पे क्या कर देंगे, वेग, ठीक, यहाँ पे वेग कर देंगे, त्वरण की जगह पे वेग कर देंगे, तो वेग और समय आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए,
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। एक बल है 2 सेकंड के लिए एक वस्तु पे कार्य करता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम। वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रयुक्त बल की मात्रा बताएं। बल की मात्रा बताना है तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर ma। m का मान तो आपको दिया है। सबसे पहले m का मान कितना दिया है, यहाँ पे m का मान कितना है 5 किलोग्राम। m का मान 5 kg दिया है। a का मान नहीं दिया है, लेकिन a का मान क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे। v कितना हो जाएगा 8 माइनस 6/2। तो 8 माइनस 6 मतलब 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रयुक्त बल निकाल लेंगे। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा m के जगह पे रख देंगे 5 और a की जगह पे कितना रख देंगे यहाँ पे 1। तो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। क्योंकि हम त्वरण जब निकालेंगे तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो यहाँ से a निकालेंगे तो कितना आएगा, त्वरण मतलब 1 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब एक स्थिर बल पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम की द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 से 6 तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताएं। तो वही है F बराबर ma, यहाँ भी लगाना है। चलिए इसका आंसर कमेंट बताइए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या आएगा। इसको हम छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन वैसे ही है। 9 नंबर में आते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चलती है तो क्या परिवर्तित होगा, क्या द्रव्यमान परिवर्तित होता है, नहीं होता है। द्रव्यमान तो चाहे जहाँ पे लेके चले तो बदलेगा नहीं। ठीक है, क्या संवेग परिवर्तन होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, वेग नहीं बदलता है तो संवेग भी नहीं बदलेगा। गति बदलेगा, नहीं बदलेगा। दिशा बदलता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। क्योंकि जैसे वस्तु यहाँ पे है तो अभी इसकी दिशा ऊपर की ओर है, यहाँ पे है तो इसकी दिशा इधर की ओर है, यहाँ पे है तो इसकी दिशा इधर है, यहाँ पे है तो इधर है। तो हर बिंदु पे वृत्ताकार मार्ग पे हर बिंदु पे उसकी दिशा बदलती रहती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। जब कोई वस्तु एक समान प्रत्येक बिंदु पर इसका वृत्तीय गति घूर्णन करती है तो बदलता है, क्या बदलेगा। जब कोई वस्तु एक समान वेग से, बोल रहा है कि जब कोई वस्तु समान प्रत्येक बिंदु पर इसका वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, ठीक है, तो क्या बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें भी वही है, जब कोई वस्तु एक समान प्रत्येक बिंदु पर इसका वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो बदलता है। देखो अभी हमने बताया द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्या वेग बदलेगा, नहीं। दाब बदलेगा, नहीं। जड़त्व होता है। और जड़त्व क्या होता है, एक प्रकार से जड़त्व क्या होता है, जड़त्व हमने बताया है कि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। वस्तु लगातार गति कर रही है, ठीक है, गति करती है तो जब दिशा बदलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, जड़त्व हो जाएगा। ठीक, जब दिशा कोई चीज़ बदलेगी तो
क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसका जड़त्व बदलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करती है तो इसका गति को कहेंगे, तो इस गति को क्या कहेंगे, वक्र पथ पे गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं, वक्र रेखी गति कहते हैं। ठीक है, मिलता जुलता नाम है, वक्र रेखी गति कहते हैं इसको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं की खोज गलत सिद्ध किया गया था। किसकी खोज से ये गलत सिद्ध हो गया था? पहले तो यह अवधारणा थी कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन बाद में यह अवधारणा गलत हो गई। लेकिन किसके कारण, क्या चीज़ खोजा गया था कि ये चीज़ गलत हो गई? ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समस्थानिक। समस्थानिकों की खोज के बाद ये चीज़ गलत हो गया था कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। ठीक है, अपरूपता क्या होता है? अपरूपता क्या होता है कि वहाँ पे जो एक तत्व के या एक तत्व के बहुत सारे अपरूप होते हैं, अपर रूप जिसको कहते हैं, उनके गुणधर्म समान होते हैं। क्या होता है, एक तत्व के बहुत सारे अपर रूप जो होते हैं उनके गुणधर्म समान होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का अपर रूप क्या होता है, हीरा हो गया। ठीक, ग्रेफाइट हो गया, और फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन। इसके बाद चारकोल हो गया, ये सारे क्या हैं, चारकोल। ये सब अपर रूप होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H2, 1H1, 1H2, ठीक, और 1H3, ये सब क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। जिसको पहले को प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। समस्थानिक हो गया। रेडियोधर्मिता क्या होता है, कोई रेडियोधर्मी तत्व जिससे लगातार क्या होती, किरणें निकलती रहती हैं। चलिए, समस्थानिक हो गया। संभारिक, संभारिक क्या होता है, जिसके परमाणु भार क्या होता है, समान होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसको क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, क्या बदल जाता है? देखो, कोई भी परमाणु है, ठीक है, जैसे कोई तत्व मान लो, इसका यहाँ पे प्रोटॉन होता है, ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो इसी को द्रव्यमान भी कहते हैं और नीचे परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन की संख्या लगातार बदल रही है और परमाणु यहाँ पी का मान मतलब प्रोटॉन सेम है तो उसको परमाणु क्रमांक कहेंगे। ठीक है, तो जिसको परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगी, द्रव्यमान संख्या अलग होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने से क्या बदलेगा, उसका समस्थानिक बदलेगा। जैसे अभी हमने बताया है 1H1, ठीक है, 1H2, 1H2 और 1H3। देखो P का मान, अब प्रोटॉन का मान सेम है लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ एक भी नहीं होता है, दूसरे में एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन, और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तीसरे में 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, एक प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक सब में समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने से क्या होता है, समस्थानिक बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश करके कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान जिसका भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं।
द्रव्यमान भिन्न है तो द्रव्यमान जिसका भिन्न है तो परमाणु क्रमांक समान होगा, उसको क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। ठीक है। और जिसका द्रव्यमान समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो उसको समभारिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 3 विलयन है एक्स वाई जेड के पीएच मान 2, 11, 7 है। एक्स, वाई और जेड, इसका पीएच मान है 2, इसका है 11 और इसका है 7। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा किसमें होगा, हाइड्रोजन आयन, है ना। तो हाइड्रोजन आयन सबसे पहले समझिए होता क्या है कि पीएच मतलब क्या होता है कि कोई तत्व का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, जिसमें आपको 2, 11, 7 दिया है। कोई तत्व कितना अम्लीय है, ठीक है, ये एक पीएच स्केल से पता करते हैं, जिसका न्यूनतम 0 होता है, उदासीन 7 होता है और अधिकतम कितना होता है, 14। टोटल 15 अंक होते हैं। ठीक है। जितना हम इधर आएंगे अम्लीय एसिडिक बढ़ेगा, ठीक है, और जितना हम इधर जाएंगे 14 की ओर उतना बेस मतलब क्षार बढ़ेगा। और 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मतलब उदासीन रहेगा। तो जितना हम 0 की तरफ बढ़ेंगे H प्लस आयन का मान बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, H प्लस आयन बढ़ता है जितना हम 0 की तरफ जाएंगे 7 से, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो OH माइनस आयन का मान बढ़ता है। ठीक। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इनको अवरोही क्रम में, तो सबसे ज्यादा H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन पूछ रहा है। हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो 2, क्योंकि ये 0 की तरफ ज्यादा है तो H प्लस आयन ज्यादा देगा। फिर कौन देगा, फिर 7 देगा, ठीक है, फिर कौन देगा, 11 देगा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है, फिर इसके बाद कौन दे रहा है, जेड दे रहा है, फिर कौन दे रहा है, वाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स, जेड और वाई। ठीक, एक्स, जेड और वाई। जो ज्यादा अम्लीय होगा वो H प्लस आयन ज्यादा देगा, जो क्षारीय होगा वो OH माइनस आयन देता है। देखो, जल के साथ अम्ल जो होते हैं जल के साथ क्रिया करके H प्लस आयन देते हैं, जल के साथ क्रिया करके अम्ल क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है। तो पीएच स्केल है जिसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने किया था। 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, टोटल कितने अंक होते हैं, 15 अंक होते हैं। 0 से लेकर 7 तक और 7 के बाद 14 तक। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 से 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है। तो जितना हम 0 की तरफ जाएंगे H प्लस आयन बढ़ेगा, जितना हम 14 की तरफ जाएंगे OH माइनस आयन बढ़ेगा। ठीक है। 7 से देखो 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो H प्लस आयन बढ़ेगा, चाहे जहां से चले, चाहे 14 से लेकर 0 तक आएंगे तो H प्लस आयन बढ़ता रहेगा। तो 0 से 14 की ओर जाएंगे तो OH माइनस आयन बढ़ता रहेगा। ठीक है। हमको हाइड्रोजन आयन पूछा जा रहा है तो H प्लस आयन देखना है। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 2 का, फिर 7 का, फिर 11 का, क्योंकि यही 0 से पास पढ़ेंगे। चलिए फिर 15 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 नंबर देखिए, केमिस्ट्री से जुड़ा है। जब पीएच 7 से 14 की ओर बढ़ता है, 7 से 14 की ओर, तो यह दर्शाता है, अभी हमने बताया है कि 7 से 14, 0, 7 और 14, 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्षारीय गुण बढ़ता है, और 7 से 0 की ओर जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ता है। 7 से 14 की ओर जाएंगे तो OH माइनस आयन बढ़ेगा, और 7 से 0 की ओर जाएंगे तो H प्लस आयन बढ़ेगा। ठीक है। तो जब 7 से 14 की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, H प्लस OH माइनस आयन बढ़ेगा। क्या होगा, OH माइनस आयन बढ़ेगा। और इसी का उल्टा भी कह सकते हैं कि H प्लस आयन घटेगा। 7 से 14 की ओर जाएंगे तो OH माइनस आयन बढ़ेगा, लेकिन घटेगा क्या, H प्लस आयन। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, 7 से 14 की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा क्या यहाँ पे, OH माइनस आयन की सांद्रता में बढ़, क्योंकि हम बढ़ते हैं तो यह दर्शाता है कि OH माइनस आयन सांद्रता में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। ठीक है, क्योंकि 7 से 0 की ओर H प्लस होता है H प्लस, और 7 से 14 की ओर क्या होता है OH माइनस। तो जितना 14 की ओर जाएंगे तो OH माइनस का मान बढ़ेगा, जितना हम 7 से 0 की ओर आएंगे उतना प्लस H प्लस आयन का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, 16 का बी। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सा घोल इनमें सबसे सबसे अम्लीय है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है, सबसे ज्यादा अम्लीय मान कौन सा होता है, जिसका पीएच मान कितना होगा, जिसका पीएच मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 होगा या 0 के पास होगा, उसका वो ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, और वही H प्लस आयन भी सबसे ज्यादा देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 वाला घोल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। चलो इसका आंसर कमेंट बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा ढूंढ के बताइए, एक आधा क्वेश्चन और मिलेगा। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, और ये भी बताइए कि जो मगरमच्छ होता है किस वर्ग में रखा गया है, इसको किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में आता है। ठीक, 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं कमेंट में। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, 19वें क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी है, एक्सियल बोन नहीं है, यहाँ लिखा है नहीं। ठीक है, अच्छी हड्डी नहीं है, एक्सियल बोन नहीं है। तो अच्छी हड्डी का मतलब है कि जो एक सीध पे होते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में होते हैं, उनको क्या कहते हैं अच्छी हड्डी। और जो इसके अलग होती है तो उनको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बताना अच्छी हड्डी नहीं है। देखो कपाल, कपाल मतलब खोपड़ी सबसे ऊपर होता है, उसके बाद यहाँ से नीचे तक आएंगे, नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं मेरुदंड। ठीक, इसी में आएगा। कंधा यहाँ से बाहर निकलता है, और पसली इसी में होता है। तो पसली हो गया, मेरुदंड हो गया, और कपाल, ये सब क्या है अच्छी हड्डी। कंधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंधा ये अच्छी हड्डी नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कंधा, कंधा क्या होता है अच्छी हड्डी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी प्लेटलेट्स छोड़ता है जिससे रक्त का थक्का बनाने में। देखो रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कई चीजें जिम्मेदार होती हैं, जैसे कैल्शियम आयन होता है, ठीक है, सोडियम आयन भी होता है, इसके बाद है विटामिन के, विटामिन के हो जाएगा। इसके बाद होता है आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, और इसके बाद प्लाज्मा भी होता है आपका, प्लाज्मा। ठीक, ये सब चीज़ें मिलके क्या होती है रक्त का थक्का बनाती है। और जिसमें प्लेटलेट्स में भी आपके कुछ प्लेटलेट्स होती हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है यही बदल जाता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है प्लाज्मा के साथ क्रिया करके क्या होता है थ्रोम्बिन बदल जाता है, तो रक्त का थक्का बन जाता है, और सारे आयन भी साथ में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है शुगर होता है, जो फलों में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो फ्रक्टोज के रूप में होती हैं। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको,
टेबल शुगर, टेबल शुगर, सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। सुक्रोज ही गन्ने वाली चीनी है, शुगर कहते हैं इसको। फ्रक्टोज क्या होता है, फा मतलब फल, फल वाली। फाइब्रिन, ये फाइब्रियोजेन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त जमाने का काम करता है। फाइब्रियोजेन ये भी रक्त जमाने का ही काम करता है, प्रोटीन एक प्रकार का। लेकिन हमारे पूछा जा रहा है कि मानो रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त थक्का बनाने में मदद करते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन कैसे लगे सभी लोग कमेंट में 2 क्वेश्चन के आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।